बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने लगा हूँ। इस वर्ल्ड वॉर वन की हिस्ट्री, ये स्टार्ट कैसे हुई और क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, इसमें कितने लोग मरे थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपके आईआर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। अगर आप सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ वॉर डिस्कस किया था कल की वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 28 जून 1914 एक 19 साल स्टूडेंट जिसका कत्ल किया जाता है स्कूल में, द ऑस्ट्रियो-हंगरियन प्रिंस आर्चड्यूक फेर्डिनेंड, ठीक है। बाय दिस वन थिंग इट ट्रिगर्ड द ग्रेट वॉर एंड 2 करोड़ वर डाइड, ठीक है। मतलब एक बंदे की वजह से 2 करोड़ लोग मर गए थे। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड सैन मैरिनो, दीज 3 कंट्रीज़ हैड डेमोक्रेसी। ये जो 3 ममालिक के नाम मैंने लिए हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड सैन मैरिनो, इन 3 ममालिक में डेमोक्रेसी थी। बाकी यूरोप के जितने भी ममालिक थे उनमें मोनार्की थी। मोनार्की मीन्स बादशाहत। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ जो आगे भी मैं डिस्कस करूँगा। बाल्कन कंट्रीज़, बाल्कन BALKAN, बाल्कन का मतलब बाल्कन कंट्रीज़ में ये 4 ममालिक आते हैं: रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, बल्गेरिया। अच्छा, अब क्या होता है, 1878 में रशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी जो बाल्कन कंट्रीज़ की मदद कर रहा था, ठीक है। बाल्कन का मैंने बताया कि बाल्कन कौन से मुल्क है: रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, बल्गेरिया। ओटोमन एम्पायर से अलग होने में 1878 में इस जंग की कंक्लूजन में ट्रीटी ऑफ बर्लिन को जो है साइन किया जाता है। इस ट्रीटी के मुताबिक ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर को ये हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना, ठीक है, हेर्ज़ेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, यानी उसको चला सकता है, उस पर हुकूमत कर सकता है अर्जी तौर पे। मतलब ये आर्जी तौर पे था, लेकिन ऑफिशियली ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट ही रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना, ठीक है, ये जो बोस्निया है और हेर्ज़ेगोविना, इस दोनों ममालिक पे हमला कर दिया गया था। और उस वक्त ओटोमन एम्पायर के बादशाह हेल्पलेस फील कर रहे थे, हाथ पकड़कर, जो ओटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। इस वक्त बल्गेरिया आज़ाद हो गया था। ये जो बल्गेरिया मुल्क है ये आज़ाद हो गया था ओटोमन एम्पायर से, ठीक है। बल्गेरिया किस मुल्क से या किस एम्पायर से आज़ाद हुआ था? ओटोमन एम्पायर से। और ऑस्ट्रियन बादशाह, यानी ये जो ऑस्ट्रियन किंग फ्रांज जोसेफ, उसने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना मुल्क को भी छीनने लगे थे। अब ये जो हेर्ज़ेगोविना और बोस्निया, ये 400 साल तक ओटोमन एम्पायर में रहा। आज़ादी मिलते ही एक और एम्पायर ने इसे कैप्चर कर लिया था, ठीक है। मतलब बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना जैसे इनको आज़ादी मिली तो एक और एम्पायर ने इसे कैप्चर कर लिया था। किसको? बोस्निया वालों को। बोस्निया वाले लोग बहुत गुस्से में थे और इनके हमसाया मुल्क सेर्बिया, वो भी बहुत गुस्से में थे ये चीज़ देख के, क्योंकि सेर्बिया का इनके साथ जियोग्राफिकल कनेक्शन के साथ एक इथनिक कनेक्शन भी था। असल में ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ईस्टर यूरोप, ठीक है, ईस्टर यूरोप की, इनकी इथेनिसिटी है स्लेव्स की। ये जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है SLAVS, स्लेव्स की। इन मुल्कों में रहने वाले इन कनेक्शंस को फील करते हैं और ये मुल्कों के लोग अपने आप को साउथ स्लेविक, ठीक है, साउथ स्लेविक करके बुलाते हैं। बहुत से लोगों ने इन मुल्कों में साउथ स्लेविक नेशंस की भी डिमांड की है। तो सेर्बिया ने कंप्लेन की
जो ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर है वो न सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि साउथ स्लेव्स यानी साउथ स्लेविक को भी इन्वेड कर रहे हैं। अब इस मुल्क पर कब्ज़ा करने से पहले ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ये यहाँ पे मेंशन है, एतेरेतेल, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर एर्तरियल थे, इसने पहले से ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर एज़वल्स्काय से बात कर ली थी कि हम इस मुल्क पर कब्ज़ा करने वाले हैं, और रशिया ने बात सुन भी ली थी क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। जैसे उसे क्या चाहिए था, देखिए, एक है ब्लैक सी और उसके पीछे है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, और बीच में है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुज़रता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने नाम भी मेंशन किया है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ से हमने इस पे जगह से स्टार्ट किया था कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ये जो एज़वल्स्काय से बात कर ली थी कि हम इस मुल्क पर कब्ज़ा करने वाले, और रशिया ने बात सुन भी ली थी क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। जैसे उसे अब ये सवाल बनता है कि उसे क्या चाहिए था। देखिए, एक है ब्लैक सी, यहाँ पे ये मेंशन है, और उसके पीछे है सी ऑफ मरमरा, और बीच में से स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है, और ये इस्तांबुल को दो में डिवाइड करते हुए, यानी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है इस्तांबुल को दो में डिवाइड करता है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ये पार्ट था ओटोमन एम्पायर के पास था, तो रशिया ने ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर से कहा कि हम इसे छीनेंगे, हम इस पर कब्ज़ा करेंगे, तुम हमें कुछ मत कहना और तुम बोस्निया पर कब्ज़ा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब एक डील हो गई थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि रशिया में बहुत से स्लेविक SLAVIC स्लेविक लोग रहते थे, और रशिया के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू की। रशियन एम्पायर पहले से ही कमज़ोर हो चुका था और उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। तो इस सीक्रेट एग्रीमेंट्स के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर, ये जो यहाँ पे नेम मेंशन है, एज़वल्स्काय ने सेर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर 1909, ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर 1909 में जर्मनी से पूछता है, अगर हमने सर्बिया मुल्क पर कब्ज़ा जमा लिया, ये SERBI है, ठीक है, सर्बिया का स्पेलिंग क्या है, SERBI है, कि अगर हमने सर्बिया मुल्क पर कब्ज़ा जमा लिया, कौन कह रहा है, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर 1909 में जर्मनी से पूछता है, अगर हमने सर्बिया मुल्क पर कब्ज़ा जमा लिया तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो जर्मनी कहता है, क्यों नहीं, हम तो पुराने दोस्त हैं। और दूसरी तरफ रशिया जो है फ्रांस से पूछता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, रशिया आस्क्स फ्रांस कि देखो, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर ने बोस्निया पर कब्ज़ा किया, और सर्बिया ने जब एतराज़ किया उस चीज़ को लेके, अब ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर और जर्मनी साथ में मिलकर बात कर रहे हैं सर्बिया पे अटैक करने की, तो हम साथ में मिलकर उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। फ्रांस कहता है, ठीक है, फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस कहता है मुझे क्या लेना देना बोस्निया मुल्क से, ठीक है, बोस्निया जो है एक मुल्क है, मुझे क्या लेना देना बोस्निया मुल्क से। एंड सेज, और डिनाई करता है यानी इनकार करता है, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, इन सिंपल वर्ड्स, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। कौन कहता है, फ्रांस। किससे कहता है, ऑब्वियसली रशिया से कहता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब रशिया चुपचाप बैठ जाता है और रशिया को बोस्निया पर ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर की तरफ से हमला एक्सेप्ट करना पड़ा। अब कुछ टाइम के लिए जब वर्ल्ड वार 1 का ख़तरा था वो थम जाता है। अब इसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ये यहाँ पे मेंशन है, द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। अब बोस्निया के जिन लोगों पर कब्ज़ा किया गया था वो खामोश तो नहीं बैठेंगे,
ठीक है, वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। बोस्निया के लोग अपनी आज़ादी चाहते थे। एक नई रिवोल्यूशनरी, यहाँ पे ये मेंशन, एक नई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये यहाँ पे मेंशन है, दिस इज़ कॉल्ड यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप है और सर्बियन लोग इनकी मदद कर रहे हैं। इनका मकसद है आज़ाद मुल्क बनाना। दर हकीकत इनका मकसद सिर्फ बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, ठीक है, बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना को आज़ादी दिलवाना नहीं बल्कि सर्बिया के साथ इत्तेहाद भी करना है। ये चाहते हैं कि ये एक यूनाइटेड साउथ स्लेविक नेशन SLAVIC स्लेविक नेशन बनाए। ये जो योगोस्लेविया, अब यहाँ पे योगो का मतलब है, ठीक है, कि एक यंग नेशन एक यूनाइटेड साउथ स्लेविक नेशन बनाए। योगोस्लेविया, अब यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया, योगोस्लेविया। अब यहाँ पे योगो का मतलब है साउथ, तो साउथ स्लेविक कंट्रीज़ बने एक, और ये बाद में जाकर बन भी जाती हैं। मींस ये लोग ये नेशंस बना भी लेते हैं और आज के ज़माने में बनकर टूट भी गई है। मतलब उस वक्त बन गई थी लेकिन अब टूट चुकी है। बहरहाल 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियो हंगरियन प्रिंस फर्दिनेंड, आर्च ड्यूक फर्दिनेंड के जो प्रिंस हैं, मतलब ऑस्ट्रियो हंगरियन के जो प्रिंस हैं आर्च ड्यूक फर्दिनेंड, बोस्निया की तरफ सफ़र करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल शुरुआत होती है। किधर सफ़र करने जा रहे थे ये जो हमारे प्रिंस थे आर्च ड्यूक फर्दिनेंड, कहाँ जा रहे थे? बोस्निया की तरफ सफ़र करने जा रहे थे। अपनी बीवी, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अपनी बीवी सोफिया, ठीक है, सोफिया के साथ। अब बोस्नियंस रिवोल्यूशनरीज़, 6 बोस्नियंस रिवोल्यूशनरी ने, ये यहाँ पे मैंने मेंशन, ये 6 बोस्नियन रिवोल्यूशनरीज़ ने एक प्लान बनाया। ठीक है, 6 बोस्नियन रिवोल्यूशनरीज़ ने प्लान किया कि इनको मारेंगे। तकरीबन 10 बजे एक रिवोल्यूशनरी था जिसका नाम था कैब्रिनोविक, ये यहाँ पे मेंशन, ये एक लड़के का नाम है। ठीक है, कैब्रिनोविक। अब एक बम फेंकते हैं, मतलब ये जो कैब्रिनोविक है ये एक बम फेंकते हैं फर्दिनेंड की गाड़ी के पास, आर्च ड्यूक फर्दिनेंड की गाड़ी के पास। बम गाड़ी से बाउंस होकर साइड वाली सड़क पर पट जाता है और 20 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और फर्दिनेंड भाग निकलते हैं। और जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे, कौन? फर्दिनेंड, यानी आर्च ड्यूक फर्दिनेंड जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे वो मीटिंग जो है कैंसिल कर लेते हैं। शौक में आकर वो बोस्नियन मेयर से कहते हैं, ठीक है, बोस्नियन मेयर से कहते हैं, जिसका नाम है, बोस्नियन मेयर से कहते हैं। बोस्नियन मेयर का नाम क्या था? फ़हीम किरसिस के उससे क्या कहते हैं कि मिस्टर मेयर, आई केम हेयर टू विज़िट फॉर अ विज़िट एंड आई एम ग्रीटेड विद बॉम्ब्स। उस मेयर से क्या कहते हैं? मिस्टर मेयर, आई केम हेयर फॉर अ विज़िट एंड आई एम ग्रीटेड विद बॉम्ब्स। ये तो आउटरेजियस हैं। अब आर्च ड्यूक फर्दिनेंड जो है हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि जो एक बम वो एक रिवोल्यूशनरी ने फेंका था, ये जिसका नाम ये है, ठीक है, इसने जब बम फेंका था तो वो बम साइड पे जाके किसी क्या कहते हैं मतलब सड़क पे पड़ जाता है और उसमें 20 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये जो आर्च ड्यूक फर्दिनेंड है ये फैसला करते कि मैंने उनकी इयादत करने जानी है। कहाँ पे? हॉस्पिटल। अब होता क्या है, ठीक है, आर्च ड्यूक फर्दिनेंड जो है हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं। जो लोग ज़ख्मी हुए थे हॉस्पिटल के रास्ते में, इनकी गाड़ी एक गलत टर्न ले लेती। अब इनकी गाड़ी जो है जब ये हॉस्पिटल जा रहे थे एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। जब ये गाड़ी मुड़ने लगते हैं सुबह सही रूट की तरफ, तो रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली में ये एक रिवोल्यूशनरी की 5 फीट की दूरी पर आ गए हैं। और 19 साल का स्टूडेंट जिसका नाम था गेवरेलो, यहाँ पे मैंने शायद मेंशन भी किया हो, ठीक है, 19 साल का स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था? गेवरेलो प्रिंस, ठीक है, गेवरेलो प्रिंस। गेवरेलो का स्पेलिंग है GAVRILO, गेवरेलो PRINCIP, प्रिंस।
और ये गोली चला लेता है। ठीक है, तो ये 19 साल का है। अब आप लोगों ने ये चीज़ पॉइंट में रखनी है कि ये जो लड़का है ये 19 साल का है और कत्ल कर देता है ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर फर्दिनेंड, आर्च ड्यूक फर्दिनेंड को। ठीक है। और गेवरेलो प्रिंस को अरेस्ट किया जाता है। मतलब ये जब जैसे ही उस प्रिंस को कत्ल करता है, आर्च ड्यूक को कत्ल करता है, तो इसे गिरफ़्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। और उस वक्त इसकी एज 20 साल से 2 महीने कम होती है और लॉ के हिसाब से फांसी नहीं दी जा सकती और 20 साल की सज़ा दी जाती है। ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं एक यूगोस्लेव नेशनलिस्ट हूँ। यूगोस्लेव नेशनलिस्ट मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी मेंशन है, यूगोस्लेविक नेशनलिस्ट हूँ। ठीक है, मेरा मकसद ये कहता है कि मेरा मकसद है सारे यूगोस्लेव्स को यूनाइट करना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लेव किस स्टेट का हिस्सा बनेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रियो से आज़ादी मिले। मतलब ऑस्ट्रियो हंगरियन प्रिंस हमें इस चीज़ को देख के गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर जंग छेड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑस्ट्रियो हंगरियन जो लोग हैं, ठीक है, वो गुस्से में, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर के जो लोग हैं वो इस चीज़ को देख के गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके जंग छेड़ लेते हैं सर्बिया मुल्क के ख़िलाफ़। किस मुल्क के ख़िलाफ़? सर्बिया मुल्क के ख़िलाफ़। और रशिया देखता है कि सर्बिया मुल्क पर कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने और जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर को बचाने। इस बार फ्रांस भी पहुंचता है रशिया और सर्बिया की सपोर्ट में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो मैंने मेंशन भी की है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। और इटली मुल्क जो था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के साथ अलायंस में था, लेकिन इटली जो है वो फिर एग्रीमेंट से पीछे हट जाता है क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था कि हमारे मुल्क पे अगर हमला होता है तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिटरली जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर जो है इन्वेड करने लगे हैं, सर्बिया पर खुद से हमला करने लगे, तो हम पीछे हटेंगे। कौन कहता है? इटली। किसको कहता है? जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगरियन को। लेकिन ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो ऑटोमन एम्पायर पहुंच जाता है ऑस्ट्रियो हंगरियन के सपोर्ट में। अब ये इनकी दुश्मनी मैंने स्टार्ट में बताया था, ठीक है, जब बिल्कुल हमने वीडियो के स्टार्ट में कि किन दो ममालिक की एम्पायर्स की लड़ाई थी, एक रशियन थे और दूसरे ऑटोमन एम्पायर, तो ये एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ऑटोमन एम्पायर पहुंचता है किसके फेवर में, किसको सपोर्ट करने? ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर के सपोर्ट में। अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मतलब वो भी शामिल होते हैं क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक अलायंस जो है वो बन जाती है। मींस जो अलायंस बनती है वो किसकी बनती है? रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ये एक साइड पे हो जाते हैं, जिसको ट्रिपल ये जो वर्ड है इंटेंटी, ठीक है, ट्रिपल इंटेंटी भी कहते हैं, कहा जाता है। अब एक बड़ी जंग होती है जहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जंग पर आ जाती है। बाद में जापान और यूएसए भी जुड़ जाती है ब्रिटेन और फ्रांस की सपोर्ट में। और ऑब्वियसली जिन ममालिक और ब्रिटिश राज था जैसे कि इंडिया, वो मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस जंग में, क्योंकि ब्रिटेन्स को सोल्जर्स की ज़रूरत थी। और जिन ममालिक और ब्रिटिशर्स का राज था उसके लोगों को यूज़ करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो ढेर सारे इंडियंस भी मतलब भेजे थे जंग के लिए। तो वो किसके बिहाफ पे गए थे? ब्रिटेन्स के बिहाफ पर इस जंग में हिस्सा लेने। तो इस तरह शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये सारे मुल्क क्यों इतने बेचैन थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए? इसके 4 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है नेशनलिज़म, दूसरा है इम्पेरियलिज़म, तीसरा है मिलिट्रिज़म एंड चौथा है अलाइंसेस। नेशनलिज़म का यहाँ पे मतलब है बिना लिबरेशन, ठीक है, बिना लिबरेशन के नेशनलिज़म, बिना आज़ादी का नेशनलिज़म, ऐसा नेशनलिज़म जो इस चीज़ पर बेस हो कि जो हमारी कंट्री है वो बेस्ट कंट्री है दुनिया की और जो बाकी ममालिक है उनके ख़िलाफ़ एक
एग्रेसिव एटीट्यूड रखना, बाकी ममालिक को इन्फीरियर समझना। जब बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइटेड किया था, ठीक है, जब बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइटेड, बिस्मार्क BISMARK, ये एक लीडर है। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइटेड किया था 1871 में। वो नेशनलिज्म की बेसिस पर किया था। जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और ये जो किंग्स और एम्पीरियर्स थे उन्होंने नेशनलिज्म का फ़ायदा उठाया, लोगों को आमादा किया, राज़ी किया कि वॉर पर चले जाओ अपने मुल्क के लिए, और यहाँ पर उन्होंने वॉर डिक्लेयर करी, ठीक है, इम्पेरियलिज्म के लिए, बाकी ममालिक को ऑक्युपाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने मुल्क को संभालना मुश्किल, तो ये लोग बॉर्डर्स को क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? वाई वुड दीज पीपल वांट टू एक्सपेंड द बॉर्डर्स ऑफ देयर कंट्रीज? क्योंकि, ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है? लॉटिंग, यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया, लॉटिंग, ठीक है। क्यों दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे? इसका सिंपल आंसर है लॉटिंग, ठीक है, लॉटिंग। ये राजा और महाराजा यानी ये जो किंग्स थे, ये दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करते थे अपनी प्राइड पाने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, लाइक बाय कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ देयर एम्पायर्स, और दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। किसी पर सोना पाया जाता था तो उसे लूट कर, और 1900 तक ये जो लूटिंग सिस्टम था, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, 1900 तक ये जो लूटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो लूटिंग सिस्टम था ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ भी करने लग गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कब्ज़ा किया था इंडिया के एरियाज़, और इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करना शुरू किया था। इसीलिए तो कई लोग इम्पेरियलिज्म को हायर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहकर पुकारते हैं। कैपिटलिस्ट बाकी मुल्कों पर कब्ज़ा करके चीप लेबर और रॉ मटेरियल का फ़ायदा उठाते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। उस वक्त के एक फेमस कैपिटलिस्ट हेनरी फोर्ड, ये यहाँ पे मेंशन है, कैपिटलिस्ट था ये एक। इसने हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी, उसने ख़ुद एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कैपिटलिज्म और वॉर को लेकर, और कहता है, वो स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में है, क्या है? डू यू वांट टू नो द कॉज ऑफ वॉर? इट इज़ कैपिटलिज्म। ये कहता है कि जंग की वजूहात क्या होती है, तो ये कहता है इट इज़ कैपिटलिज्म, ग्रीड, द डर्टी हंगर फॉर डॉलर्स, यानी पैसों का भूखा होना, इसीलिए लोग जंग शुरू करते हैं। टेक अवे द कैपिटलिस्ट एंड यू विल स्वीप वॉर फ्रॉम द अर्थ, मतलब जैसे ही आप कैपिटलिज्म को ख़त्म करेंगे तो दुनिया से जो है वॉर ख़त्म हो जाएगी। ये ख़ुद इसका स्टेटमेंट है, ये ख़ुद एक कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, फेमस कैपिटलिस्ट है हेनरी फोर्ड। अब क्या होता है, और ये जो एम्पेरियलिज्म था बिना मिलिट्रिज्म के पॉसिबल नहीं था। पैसे खर्च कैसे किए जाते थे ताकि ये दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा कर सके। ब्रिटिश की रॉयल नेवी उस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट नेवी हुआ करती थी, ठीक है। ब्रिटिश नेवी जो जिसका नाम था रॉयल नेवी, ये दुनिया की लार्जेस्ट नेवी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इतने बड़े इम्पेरियलिस्टिक एम्पायर को चला पाता था। ऑस्ट्रियो हंगरियन जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और रशिया, इनकी कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग 1870 तक 94 मिलियन पाउंड्स के आसपास थी, और 1914 तक ये 4 गुना बढ़ चुकी थी। इन सब को इम्पेरियलिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट था। जर्मनी में ये जो किंग है कैसियर विल्हेल्म II, ठीक है, इस वक्त जिन्हें हॉट टेम्पर्ड रूलर माना जाता है, यानी बहुत गुस्से वाला, ये हमेशा परेशान रहता था कि कहीं फ्रांस, ब्रिटेन या रशिया हमला ना कर दे। रशिया में निकोलस, ये यहाँ पे मेंशन, निकोलस II, ठीक है, निकोलस II ये आखिरी एम्पीरियर है रशियन एम्पायर के, और ब्रिटेन के हेड थे किंग जॉर्ज V। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों एक दूसरे के फर्स्ट कज़न्स थे। कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया ने कोशिश की इन तीनों के बीच लड़ाई रुकवाने की, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया।
और जो था रीज़न बताया जाता है अलाइंसेस इन सब मुल्कों के बीच पॉलिटिकल अलाइंसेस थी। 1882 में ट्रिपल अलाइंसेस बनी थी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर एंड इटली। इन तीनों ने प्रॉमिस किया था म्यूचुअल सपोर्ट के दूसरे को अगर किसी भी ग्रेट पावर के ऊपर हमला किया जाता है। दूसरी मेजर अलायंस बनी थी 1907 में, जिसको ट्रिपल इंटेंटी, ये जो यहाँ पे वर्ड मेंशन था, ये ट्रिपल इंटेंटी 1907 में ट्रिपल इंटेंटी के नाम से, जिसमें अब ये ट्रिपल इंटेंटी में कौन कौन से मालिक थे? रशिया था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस थे। इन अलाइंसेस के पीछे ओरिजिनल रीज़न था इम्पेरियलिज़म, और आवाम नहीं चाहती थी वर्ल्ड वार 1 हो, लेकिन आवाम को ड्रैग किया गया था और सोल्जर की नौकरी गरीब आवाम के लिए होती थी। एम्प्लॉयमेंट की कमी थी। अब ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आवाम को कहाँ से मोटिवेट किया जाता था? इसका जवाब है प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। लैंग्विस्टिक नेशनलिज़म, उस वक्त के अखबारों में ये ऐसी इमेज बनाई गई थी कि अपने आप को आर्मी में इनलिस्ट करना एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन माना जाता था। ब्रिटेन के जो मोनार्क थे, उन्होंने एक पोइट को हायर किया था जिसका नाम था एल्फ्रेड टेनिसन। उन्होंने एक पोएम लिखी, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ठीक है। ये वन ऑफ दी फर्स्ट पोएम थी दुनिया में जो सोल्जर्स को हीरो की तरह दिखाती है। एक और इंग्लिश पोइट थे रॉबर्ट ब्रोक। इसकी पोएम द डेड द सोल्जर वॉर और डेथ को एक ग्लोरियस चीज़ की तरह दिखाती थी। इनकी खुद की डेथ वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी। और विंस्टन चर्चिल ने इनकी पोएम का यूज़ किया एक डेथ नोट की तरह, बाकी और लोगों को रिक्रूट करने के लिए। बहुत से लोग जंग के सपोर्ट में नहीं थे, जैसे अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी। अब ये लोग जंग के फेवर में नहीं थे, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के फेवर में नहीं थे। अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, रशिया के लोग थे कुछ, और जर्मनी के कुछ लोग थे, ठीक है। और इसी तरह इसके अलावा लोगों के और ग्रुप्स भी थे जिसके वो भी इस जंग के फेवर में नहीं थे और इंटरनेशनलिज्म पर यकीन रखते थे। रुडयार्ड किपलिंग भी वॉर के अगेंस्ट थे, और इसने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के अगेंस्ट, ये जो पोएम था, किधर गया ये, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के अगेंस्ट एक पोएम लिखी थी, द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ठीक है। द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, मतलब उसमें सिर्फ इसने लास्ट वर्ड यूज़ किया। और वेल्फ्रेड ओवन के कुछ पोएम्स थी जो वॉर की सच्चाई बताती थी। द मोस्ट लेजेंडरी एंटी वॉर पोएम जो लिखी गई थी वो थॉमस हार्डी ने लिखी थी, जिसका नाम था द मैन ही किल्ड। फ्रांस में एक केस हुआ, एक पूरी बटालियन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये जंग नहीं लड़ रहे। रशिया में सोल्जर्स ने अपनी ही किंग्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। और सबसे इंटरेस्टिंग केस है क्रिसमस ट्रॉस ऑफ 1914। इस वक्त क्रिसमस का टाइम आया, एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स साथ में आ गए क्रिसमस सेलिब्रेट करने जंग के मैदान में। उन्होंने खाना एक्सचेंज किया, गाना गाया, सेलिब्रेट किया, और सोल्जर्स को मजबूर किया जाता था अगर जंग नहीं लड़नी तो शूट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब एंडिंग की तरफ हम आते हैं। आर्मिस्टिक एक कंसेप्ट है, विद जर्मनी ऑन द ब्रिक ऑफ कोलैप्स इट्स गवर्नमेंट सॉट एन आर्मिस्टाइज on November 11, 1918, representatives of the Allies and Germany signed the armistice in a railway carriage in the forest of Champagne, France. The armistice called for the cessation of hostilities, मतलब वॉर अब ख़त्म हो गई है, effectively ending World War 1.
The Treaty of Versailles, signed in 1919, officially ended the stage of war between Germany and the Allied powers. तो ये ट्रीटी साइन की गई थी और इस तरह जर्मनी पे अच्छा खासा जो है चार्जेस रखे गए, जिस द ट्रीटी इम्पोज्ड हैवी पेनल्टीज़ ऑन जर्मनी इंक्लूडिंग टेरिटरियल लूजेस। इसने अपने जो कुछ एरियाज़ थे, कुछ ममालिक जो इसने कब्ज़ा किए थे, वो सारे खो दिए। Disarmament and reparation, setting the stage of the turbulent interwar period। सो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वर्ल्ड वॉर 1 की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगे कि कन्फ्यूजन थी, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।